ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर बहुत ही इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वाटर के बिना कोई प्लानेट पे कोई लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करता। विदाउट वाटर कोई सोच ही नहीं सकता जो लाइफ चलाना मुश्किल हो जाए, इसलिए इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर बहुत है। उसके बाद देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर जो है, वाटर का बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे नेसेसिटी ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम, हम तो वाटर के बारे में देख लेंगे। उसके बाद वाटर सप्लाई सिस्टम का क्या जरूरत है, उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद है वाटर सप्लाई सिस्टम, जो सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट होता है उसके बारे में हम डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। पहले देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर बता दिया। वाटर इज मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट फॉर ह्यूमन बीइंग टू सर्वाइवल। ह्यूमन बीइंग को सर्वाइवल के लिए वाटर बहुत ही जरूरी है। विदाउट वाटर कोई ह्यूमन बीइंग, कोई लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं कर सकती। नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग, एनिमल लाइफ, यानी लिविंग बीइंग, कोई भी लिविंग बीइंग वाटर के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, सर्वाइव कर ही नहीं सकते। खाना के बिना तुम एक दिन रह लोगे, लेकिन वाटर के बिना एक दिन भी किया, एक घंटा भी नहीं रह सकते, ठीक है। एवरी मोमेंट वाटर का जरूरत है। और पृथ्वी पर अर्थ का 2/3 जो टोटल पार्ट है, एक्चुअली बेसिकली 3 मैटर है, एयर, वाटर एंड सॉलिड, गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में जनरली वाटर है, तो पृथ्वी का 2/3 पार्ट जो है वो वाटर है और 1/3 है बाकी सॉलिड पार्ट। तो उसी तरह ह्यूमन बॉडी का 2/3 पार्ट है कंसिस्ट ऑफ वाटर। अगर हम ह्यूमन बॉडी का एनालिसिस कर देंगे तो उसका जो 2/3 पोर्शन है, 2/3 पोर्शन वाटर से कंसिस्ट है, ठीक है। उसके अलावा वाटर, ये तो प्योर वाटर के बारे में होगा। उसके बाद वाटर में हम जो वाटर, ड्रिंकिंग वाटर में उसमें बहुत सारी जरूरी चीज रहता है, बहुत सारी मिनरल रहता है, वो हमारा हेल्थ के लिए बहुत ही उपयोगी है। विदाउट, अगर मिनरल नहीं रहेंगे तो हेल्थ का जो ग्रोथ है, हेल्थ तो भी ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कैल्शियम हो गया, ठीक है, आयरन हो गया कुछ, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारी एलिमेंट है जो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल है। उसके बाद हम वाटर को कहाँ यूज करेंगे? वाटर को हम बहुत सारी जगह भी यूज करते हैं। ड्रिंकिंग पर्पस हो तो मेन पर्पस है ड्रिंकिंग, उसके बाद बाथिंग, उसके बाद कुकिंग, खाना पकाने के लिए, नहाने के लिए, वॉशिंग, रिक्रिएशन पर्पस के लिए, कोई पार्क में, वाटर पार्क, बहुत सारे वाटर पार्क है, गार्डनिंग के लिए, ठीक है। एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा जो खाना एग्रीकल्चर है, जो फूड, तो फार्मर लोग फूड जो कल्टीवेट करते हैं एग्रीकल्चर लैंड में, वहाँ तो विदाउट वाटर कोई प्लांट नहीं हो सकता, कोई फूड ग्रो नहीं होगा, क्रॉप्स नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके का बहुत सारी वाटर का यूज है। उसके बाद है ऑलरेडी बात है, ये मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर आता है। इसके अलावा भी बहुत सारी पॉइंट है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंस। आफ्टर दैट देखते हैं वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो हमारा अर्थ है, धरती पे वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, टोटल वाटर का कितना परसेंटेज कहाँ का है, उसके बाद थोड़ा बहुत आइडिया कर लेते हैं। टोटल वाटर अर्थ में, ये पृथ्वी पर टोटल वाटर 100% अगर कंसीडर करेंगे तो 97% वाटर है सी वाटर, ठीक है, और ओनली 3% वाटर फ्रेश वाटर, ठीक है। तो सी वाटर जो है वो हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो जितने भी टेक्नोलॉजी हुआ है उसमें सी वाटर को फ्रेश वाटर में बदलने का जो तरीका है वो बहुत ही कॉस्टली है और अभी अवेलेबल टेक्नोलॉजी नहीं है। इसीलिए ये जो सी वाटर पोर्शन है, सी वाटर पोर्शन को हम अपने यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, सी वाटर पोर्शन। इसके लिए बहुत सारी रिसर्च चल रहा है अभी, बहुत सारी साइंटिस्ट इसमें लगी हुई है, बहुत सारी इंजीनियर लगी हुई है कि कैसे हम सी वाटर को ड्रिंकेबल वाटर और फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करें, इधर ड्रिंकेबल, इधर को रेसिडेंशियल पर्पस में, कोई इंडस्ट्री पर्पस में यूज करे, किसी भी अगर यूज करेंगे तो इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च चल रहा है। तो अभी फिलहाल प्रेजेंट कंडीशन में सी वाटर को फ्रेश वाटर में बदलने का कोई तरीका, कोई इकोनॉमिकल अवेलेबल टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं, तो ये अभी तक ये हम यूज नहीं कर पाए। तो टोटल वाटर का 97% चला गया,
बाकी है 3% फ्रेश वाटर, उसको हम यूज कर सकते हैं। ये 3% का भी बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन है। 3% का कुछ पोर्शन 2.04% आइस, ठीक है, बर्फ 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 बन के रह रहा है, ठीक है। तो जो भी पहाड़ी है हिमालय में बहुत बर्फ बन के रह रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे ठंडी जगह पे है ये इन फॉर्म ऑफ आइस, ये 2.4% वाटर वहाँ पे इन फॉर्म ऑफ आइस एग्जिस्ट है। तो आइस को वो भी हम अपने घर पे यूज करने के लिए सक्षम नहीं हो, क्योंकि आइस वाटर जो है उसमें वो तो जनरली पहाड़ों पे है, कोई जगह पे है, तो ये भी हमारा यूजेबल में नहीं आ रहा है। उसके बाद है सरफेस वाटर। तो सरफेस वाटर में अंदर क्या क्या आता है, जो भी लेक है, रिवर है, पॉन्ड है, ठीक है। तो ये सब सरफेस वाटर के अंदर आता है। ये हम यूज कर सकते, वो भी ये डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। इसके यूज करने के लिए हम पूरा ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि रिवर में जो वाटर है बहुत सारी पोल्यूटेंट रिवर में रहता है, जैसे कि सस्पेंडेड सॉलिड, सील्ड, क्ले, बहुत ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ये सारे बहुत सारी इम्प्योरिटीज रहता है। तो इसको इम्प्योरिटी के अगर रिमूव कर दे तो ये सारा हम यूज कर सकते हैं। तो ये यूज करने के लिए हमें वाटर ट्रीटमेंट चाहिए। और वाटर ट्रीटमेंट अभी जो ये सब्जेक्ट मेनली है वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर, तो मेनली हम सोर्स कंसीडर करेंगे सरफेस वाटर सोर्स, ठीक है। तो इसको वाटर हम पहले कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको ट्रीट करके उसके बाद हम डिफरेंट सिटी में भेज देंगे यूज के लिए, ठीक है। ये हो गया सरफेस वाटर। आफ्टर दैट ग्राउंड वाटर। ये जो ग्राउंड वाटर होता है जनरली मोस्ट फ्रेश रहता है। ये हम डायरेक्टली कोई गांव में जनरली डायरेक्टली ग्राउंड वाटर को कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन इसका मेन डिसएडवांटेज है ग्राउंड वाटर का शॉर्टेज है। ज्यादा नहीं, ओनली 0.9% वाटर ग्राउंड वाटर में। अगर ज्यादा ग्राउंड वाटर हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो उसको क्या है, ग्राउंड वाटर क्राइसिस हो जाएगा, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हो जाएगा, ग्राउंड वाटर में सी वाटर इंक्रास्टेशन हो जाएगा, सी वाटर ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, मिक्स हो जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारी है, जो भी अगर ग्राउंड वाटर लेयर अगर घट जाए तो उसमें क्या है, जो भी लिविंग प्लांट है, जो भी पेड़ पौधे वगैरह है, वो सब मर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ग्राउंड वाटर को ज्यादा हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए जनरली हम जहाँ पे हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बैठाते हैं वहाँ पे हम जनरली सरफेस वाटर से वाटर कलेक्ट करते हैं और ग्राउंड वाटर से नहीं करते। इसका मेन रीजन ये है ग्राउंड वाटर का शॉर्टेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा अगर ग्राउंड वाटर हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। उसके बाद और भी अदर सोर्सेस है 0.05% और भी अदर सोर्सेस। तो यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं ओनली ये 0.01 और 0.9 कितना हो रहा है, 0.91 ओनली टोटल जो अर्थ में हमारा धरती में जो भी जितना परसेंटेज वाटर है उनमें से ओनली 0.91% वाटर हम यूज कर सकते हैं। बाकी जो वाटर है वो हमारा यूजेबल नहीं है। तो अब ये भी आप सोच ही सकते हो तुम ये कितना वाटर कम है यूज के लिए। इसके लिए वाटर को सेव वाटर को सेविंग करना बहुत ही जरूरी है। वाटर को वेस्ट होने ना देना, वाटर को पोल्यूशन से बचाना है, ये सारा टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसीलिए ये जो मेनली सब्जेक्ट है ये हम वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर ध्यान देंगे और वाटर मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान देंगे। क्लियर, सबको क्लियर हो गया? किसी का कुछ डाउट? ठीक है, तो आप देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में वाटर का फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल मतलब देखने में, आंखों में, खाली आंखों से देखने में कैसा लगता है, वो क्या क्या प्रॉपर्टीज हम देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम वाटर का मेनली 3 स्टेट होता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियल स्टेट। गैसियल स्टेट जो भी है वो वेपर वाटर वेपर है, ठीक है। उसके बाद है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट वाटर का इटसेल्फ लिक्विड स्टेट में जनरली मेनली लिक्विड स्टेट में रहता है। उसके बाद सॉलिड स्टेट है इन फॉर्म ऑफ आइस। जो भी आइस है, बर्फ है वो सॉलिड स्टेट में रहता है। उसके बाद है वाटर का डेंसिटी। वाटर का डेंसिटी जनरली मैक्सिमम होता है 1 ग्राम पर सीसी, वो भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड में। 4 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर
का डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी है और टेम्परेचर 4 डिग्री से कम है तो भी वाटर डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी से कम हो जाएगा। अगर टेम्परेचर 4 डिग्री से ज्यादा होगा तो भी डेंसिटी घट जाएगा। ठीक है, तो ये है मैक्सिमम डेंसिटी वाटर का एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का डेंसिटी मेनली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर वाटर ज्यादा गर्म है, हॉट वाटर का डेंसिटी कम होता है, और ज्यादा कोल्ड वाटर, अगर वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री से कम है, उसका भी डेंसिटी कम होता है। ये है दूसरे पॉइंट। अब है सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर, आइस इज लाइटर देन लिक्विड स्टेट। जो भी बर्फ है, बर्फ पानी के ऊपर क्या है, पानी के ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, इसीलिए जो आइस है वो जनरली लिक्विड स्टेट से लाइटर है, इसीलिए पानी के ऊपर रहता है। ये वाटर का ये जो प्रॉपर्टी है, ये जनरली जो भी कोल्डर रीजियन है, कोल्डर रीजियन में ये जो भी पानी के अंदर जो भी है मछली वगैरह और भी जो भी ये है, वो उनका लाइफ एग्जिस्ट करने में आसानी हो जाता है। अगर ये प्रॉपर्टी वाटर का ये प्रॉपर्टी नहीं होता तो क्या होता है, अगर ठंडे के टाइम में पूरा का पूरा, मान लो कोई लेक का पूरा पानी बर्फ हो गया, तो वहाँ पे जो लेक में जो भी ये है फाइटोप्लांट, जो भी हमारा एनिमल्स, जो भी फिश वगैरह है, ठीक है, वो सारा का सारा मर जाएगा। तो इसलिए फिश का एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है, फिश का एग्जिस्टेंस के लिए ये वाटर का ये प्रॉपर्टी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद है वाटर का कोई कलर नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, कोई स्मेल भी नहीं है। अगर कोई वाटर में कलर आ जाए तो वो हम इंडिकेट करेंगे वाटर पोल्यूशन है। अगर कोई वाटर में थोड़ा स्मेल आ रहा है तो भी हम बोल सकते हैं कि इसमें थोड़ा पोल्यूशन है। ठीक है, तो ये वाटर पोल्यूटेड है कि नहीं, इस प्रॉपर्टी से हम पता लग सकते हैं। उसके बाद ये सारा हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी, हम देख के, आंखों से देख के हम पता लगा सकते हैं वाटर का क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या कौन सी चीज देने को। उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। केमिकल प्रॉपर्टीज में है, केमिकल हो जनरली माइक्रो स्केल होता है, माइक्रो स्केल में होता है। एक है केमिकल फॉर्मूला, जनरली H2O, मोलिकुलर वेट 18 है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, तो हाइड्रोजन 1 into 2 दैट इज 2, ऑक्सीजन का 16, 16 plus 2 equal to 18, तो मोलिकुलर वेट 18। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जो भी बर्फ है, आइस है, वो सारा मेल्ट हो जाता है, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम थोड़ा बहुत देख लिया, केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा बहुत देख लिया, इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, मेनली ये है। अब देखते हैं नेसेसिटी ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम। वाटर सप्लाई सिस्टम कंस्ट्रक्ट करने का क्या जरूरत है, तो अब हम पहले देखते हैं वाटर का कुछ इतिहास देख लेते हैं। ठीक है, एंशिएंट टाइम में, पुराने जमाना में वाटर सप्लाई कैसे होता है। पुराने जमाना में क्या इतना सिटी भी ज्यादा नहीं होते, वहाँ पे जनरली गांव टाइप का, अभी फिलहाल जो गांव में जो कंडीशन है, पुराना टाइम में वही कंडीशन ऑल ओवर द कंट्री था। ठीक है, तो उसमें क्या है, वाटर सप्लाई सिस्टम का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि पुराना जमाना के लोग क्या होता है, डायरेक्टली ग्राउंड वाटर को ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, इसीलिए ग्राउंड वाटर जनरली ज्यादा प्योर रहता है। वो जब भी वाटर का जरूरत होता है वहाँ पे ग्राउंड वाटर से वाटर कलेक्ट करके अपना यूज कर लेता है। तो इसके लिए अलग से वाटर सप्लाई, ऐसा अभी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो पूरा का पूरा वाटर सप्लाई देखते हैं, ऐसा कोई कंडीशन एंशिएंट टाइम में नहीं था। और भी एंशिएंट टाइम में, पुराना जमाने में पोल्यूशन भी कम था, अभी थोड़ा पॉपुलेशन बढ़ गया, पोल्यूशन बढ़ गया, अभी बहुत सारे लोगों का जो थोड़ा फैसिलिटी भी ज्यादा बढ़ गया, लोग व्हीकल यूज कर रहा है, इंटरनेट यूज कर रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी अपडेटेड टेक्नोलॉजी आ गया। ये टेक्नोलॉजी की इतना ज्यादा, जितना एडवांस टेक्नोलॉजी आया है ना, उतना ही ज्यादा इन्वायरमेंटल को पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो पुराना जमाना में ऐसा नहीं था, इसलिए पोल्यूशन का ज्यादा इफेक्ट नहीं था पुराना एंशिएंट टाइम में। अभी फिलहाल क्या है, बहुत सारी पॉपुलेशन भी बढ़ गया, बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया, लोगों के पास बहुत सारी
फैसिलिटी आ गया। ये फैसिलिटी, इतने सारे फैसिलिटी की वजह से वाटर का मैनेजमेंट करना बहुत ही जरूरी होगा। अगर वाटर का अच्छे से मैनेजमेंट नहीं होंगे किसी को वाटर मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए है ये मैनेजमेंट वाटर सप्लाई सिस्टम का कांस्टेंट होना जरूरी है। इसीलिए देखो हर सिटी में वाटर सप्लाई सिस्टम रहता है। विदाउट वाटर सप्लाई सिस्टम कोई भी सिटी नहीं है। और सिटी में फिर भी अभी देखो गांव में क्या है, वाटर सप्लाई सिस्टम ज्यादा नहीं है। गांव का लोग अभी भी ग्राउंड वाटर को यूज करके वहाँ पे वो अपना सारा का सारा जो ड्रिंकिंग, ब्राथिंग, कुकिंग सब यूज करता है। लेकिन जैसे किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जैसे पॉपुलेशन बढ़ जाएगा उसमें वाटर सप्लाई सिस्टम कांस्टेंट होना जरूरी है। क्योंकि शहर में देखो, शहर में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर एक घर में ग्राउंड वाटर जो ये है पंप लगाए। ठीक है, सबमर्सिबल जो पंप है ग्राउंड वाटर से डायरेक्ट कलेक्ट करके ऐसा कर नहीं सकती। इसीलिए जनरली हमारा जो म्यूनिसिपल अथॉरिटी उसको अलाउ नहीं करती। क्योंकि अगर हर घर से अगर वाटर कलेक्ट करेंगे उसी पर्टिकुलर एरिया में ग्राउंड वाटर लेवल इतना गिर जाएगा जो वहाँ पे वाटर का जो भी पोल्यूशन हो जाएगा। और भी बहुत सारी जो सब्सिक्वेंट जो भी इफेक्ट आएगा ग्राउंड वाटर डिक्रीज होने की वजह से, ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज होने की वजह से बहुत सारी और भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए हम म्यूनिसिपैलिटी का जो अथॉरिटी है वो जनरली परमिशन नहीं देते अपने इंडिविजुअल होम में पंप सेट करने के लिए ग्राउंड वाटर। तो उसके लिए क्या है, पूरा का पूरा सिटी के लिए तो ये मैनेजमेंट सिस्टम ही, वाटर सप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम ही सबको पानी सप्लाई करेगा। तो इसीलिए क्या है, सिटी में जनरली ये वाटर सप्लाई सिस्टम बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो इसके जो भी मैंने बताया ये सारा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक बार देख लेना बस, सब कुछ से हो गया। अप टू दिस किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कुछ बोलना चाहता है बोल सकते, क्वेश्चन भी है, अपना ओपिनियन भी बोल सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन नहीं है? नो सर, कंटिन्यू। तो आप देखते हैं वाटर सप्लाई सिस्टम का कौन सी कंपोनेंट है। वाटर सप्लाई सिस्टम मेनली है पहला जो कंपोनेंट है, मैंने ऑलरेडी पिछले दिन बताया था सारे कंपोनेंट के बारे में। ठीक है, पहले कंपोनेंट है सोर्स। क्योंकि वाटर कलेक्ट करने के लिए पहले सोर्स चाहिए। तो सोर्स कहाँ से आता है? जनरली हम कंसीडर करते हैं रिवर, लेक, पॉन्ड, कैनल, रिजर्वर जनरली डैम कंस्ट्रक्ट करके जो रिजर्वर होता है, मेनली डैम है, वहाँ पे रिजर्वर होता है। इंडिया में कहाँ डैम है? किसी का कुछ आइडिया है डैम के बारे में? कहाँ डैम है? एक दो नाम बता सकता है कोई? ये सब तहरी डैम और भाखरानंगल डैम। भाखरानंगल कहाँ पे है? लोकेशन पता है? सर पंजाब, राइट। उसके बाद और कोई और दो तीन नाम? कावेरी। हाँ, हीराकुंड डैम सर। हीराकुंड कहाँ पे है? सर उड़ीसा में महानदी पर। उड़ीसा में महानदी पे। ठीक है, बहुत। उसके बाद कोई और एक दो नाम बताओ। सर भाखरानंगल तो बोल दिया, तेहरी डैम बोल दिया, नागार्जुन सागर डैम, सरदार सरोवर डैम। ठीक है, तेलंगाना में है ये। तेलंगाना में है ये। तुंगभद्रा डैम है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। तहरी डैम। यूपी में तहरी डैम। भाखरा डैम यूपी में गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम। तो ऐसे करके बहुत सारी डैम है। डैम का कंस्ट्रक्ट करने का मेन पर्पस है डैम वाटर को थोड़ा हम स्टोर करें, उसके बाद वाटर को हम यूज करें, आइदर वाटर सप्लाई के लिए किसी सिटी में यूज करें, आइदर इरिगेशन के लिए यूज करें, आइदर वाटर पावर जनरेशन के लिए यूज करें। ठीक है, तो ये मल्टीपर्पज डैम होता है। तो उसी रिजर्वर से भी हम वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ओएल है, ग्राउंड वाटर को ट्रांसफर करने के लिए जो भी पंप से हम ग्राउंड वाटर से वाटर को कलेक्ट करते हैं ओएल के जरिए। ठीक है, ट्यूब ऑयल है, ओपन ऑयल है, इसके जरिए हम कलेक्ट करते हैं। तो ये होगा, ये सारा हो गया हमारा सोर्स ऑफ वाटर। तो सोर्स तो हो गया। अब तो सोर्स से डायरेक्टली हम वाटर को कैसे कलेक्ट करेंगे? पहले वहाँ पे एक अरेंजमेंट होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो रिवर है तो रिवर से डायरेक्टली तो हम वाटर नहीं निकल सकते। वाटर निकलने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाना होगा जिसे कहेगा इनटेक स्ट्रक्चर। ठीक है, थोड़ा सा
कामरा टाइप का है। कोई अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में गए होगा ना तो उसमें देखा होगा नदी के ऊपर ही वहाँ पे एक कामरा टाइप का बना था, ठीक है। उसमें क्या है, बहुत बड़ा पाइप रहता है, पाइप अरेंजमेंट करके वाटर कलेक्शन करने के लिए उसमें वो स्ट्रक्चर बनाता है, उसे कहते हैं हम इंटेक स्ट्रक्चर। हम उसका जब उसको इंटेक के बारे में पढ़ेंगे, उसको बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो आप एक फिगर दिया हुआ। तो इंटेक स्ट्रक्चर देने का फायदा क्या है? इंटेक स्ट्रक्चर देने का फायदा है, अगर वाटर लेवल का किसी भी पॉन्ड या रिवर में वाटर लेवल अगर ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा ना, तो इंटेक स्ट्रक्चर काम में आता है यूनिफॉर्म वाटर सप्लाई के लिए। उसके बाद और एक है, जो भी वाटर में नदी में क्या होता है, बहुत सारी बड़ा इम्प्यूरिटीज आता है, कोई डेड बॉडी आ रहा है, कोई पेड़ ट्रीज का कोई ब्रांचेस आ रहा है, ठीक है, मछली वगैरह आ जाए, कोई बहुत बड़ा जो इम्प्यूरिटी है, उसको थोड़ा स्क्रीनिंग करने में भी आसानी हो जाता है इंटेक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये इंटेक स्ट्रक्चर हम नदी पे जो भी रिवर में या पॉन्ड में या लेक में हम ये कंस्ट्रक्ट करेंगे टू कलेक्ट द वाटर। उसके बाद हम पंप हाउस करेंगे, क्योंकि विदाउट पंपिंग तो हम रिवर से वाटर कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। पंप हाउस एंड कलेक्शन टैंक, ठीक है। पंप के साथ हम पाइप लगाते हैं, ये पाइप है, इसके पाइप के जरिए वाटर को हम वाटर ट्रीटमेंट यूनिट में भेज देते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट यूनिट, जिसे हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। ट्रीटमेंट यूनिट में बहुत सारी है, उसमें जनरली मेनली वाटर को प्यूरिफाई करेंगे, जो भी इम्प्यूरिटीज है, जो भी पोल्यूटेंट है, उसको हम वाटर से रिमूव कर देंगे, वाटर को वाटर से निकाल देंगे। ये ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट के बाद हम क्या है, वाटर को रिजर्व करेंगे। तो सिटी में देखो, हर जगह में बहुत जगह में बहुत बड़ी ओवरहेड टैंक है, उसी कहते हैं ओवरहेड रिजर्वर कहते हैं। उसी रिजर्वर में पानी कहाँ से आता है? ट्रीटमेंट यूनिट से पानी को सीधा हम रिजर्वर में भेज देते हैं। बहुत ऊंचाई में देखोगे ओवरहेड रिजर्वर, ठीक है, बहुत सारी है, दिल्ली में बहुत सारी है, ठीक है। किसी ने देखा है ओवरहेड रिजर्वर? हाँ, यस सर। यस सर, सर्टिफिकेट में भी है सर हमारे यहाँ सर पार्क में लगा हुआ है सर। हाँ, तो बहुत बड़े पार्क में टैंक रहता है है। दिल्ली में बहुत सारी सर जगह में आजकल है, जनरली तो ठीक है, सारे बहुत सारी जगह सारे में जगहों देखोगे पे सर ओवरहेड बहुत ऊपर, बहुत लंबा जो कॉलम खड़ा हुआ है, कॉलम के ऊपर एक स्टोरेज टैंक, सिलिंड्रिकल टाइप का टैंक होता है। सिलिंड्रिकल भी होता है, जनरली हाँ मैक्सिमम सर। सिलिंड्रिकल होता है। इसे इंजेट टैंक कहता है, इंजेट टैंक, INT। पानी टंकी। हाँ, पानी की टैंक भी होता है अंडरग्राउंड। सर। वो क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकली क्यों होता है? हाँ, वो सिलेंड्रिकली क्यों होता है, उसका जो टैंक होता है? हाँ, तो अंडरग्राउंड भी वाटर टैंक भी होता है। तो उसको हम प्रेशर इक्वली पड़ता है स्फेरिकल टैंक में, इसलिए स्पेयर होता है वो। हाँ, मैं तुम्हारा आवाज धीमे आ रहा है, मैं सुन नहीं पा रहा, बताओ दोबारा। नो सर, कंटिन्यू। तो वाटर रिजर्वर सिस्टम है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड मेन पाइप एंड सर्विस पाइप। तो वाटर टैंक से हम इंडिविजुअल हाउस में वाटर को कैसे भेजेंगे, वो से एक बहुत बड़ा नेटवर्क ऑफ पाइप बिछाएंगे, जिसके जरिए वाटर को हम इंडिविजुअल हाउस में भेज देंगे, ठीक है। उसके बाद जो कंज्यूमर है, जो भी हम यूज करते हैं अपने इंडिविजुअल हाउस में, वो उसी का कंज्यूमर कहते हैं। तो ये है हमारा वाटर सप्लाई का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्लियर सबको? ये मेन चीज है। ये अगर कोई सबको क्लियर हो जाए ना, पूरा का पूरा वाटर सप्लाई जो पार्ट है, वाटर सप्लाई 50% सिलेबस इसमें समझ में आ जाए। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बोल सकते हो। सर ये पंप हाउस का क्या फंक्शन होता है? सर ये इंटेक स्ट्रक्चर और जो पंप हाउस है सर, ये दोनों में डिफरेंस क्या है सर? दोनों तो कलेक्शन ही कर रहे हैं। नहीं, एक्चुअली इंटेक स्ट्रक्चर जनरली नदी के अंदर होता है, ठीक है। नदी के अंदर पानी को कलेक्ट करने के लिए एक हाउस टाइप का बनाते हैं, और उसके जनरली वो अलग फिगर है, उसको वाटर कलेक्शन में काम आता है। जो भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं सर पानी को। बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, रूम टाइप स्ट्रक्चर रहता है, रूम टाइप स्ट्रक्चर होता है। उसमें क्या होता है, नदी में तो बहुत सारी इम्प्यूरिटी आता है ना, डेड बॉडी आ रहा है, कोई पेड़ टी ब्रांचेस आ रहा है, ठीक है, कोई बहुत सारी इम्प्यूरिटी, बड़ा इम्प्यूरिटी आता है, कोई पत्थर आ रहा है, ठीक है।
ग्रेवल बहुत सारा बड़ा बड़ा पत्थर आएगा, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए वो अगर पाइप के अंदर ना आए ना, इसीलिए उसको इंटरस्ट्रक्चर से बाहर भेज देते हैं, इंटरस्ट्रक्चर उसको अलाउ नहीं करते। और जो पाइप पंप हाउस है, पंप हाउस जनरली जो नदी के अंदर नहीं होता, वो किनारे पे होता है, जो भी यह है नदी का जो किनारे है, बैंक है, बैंक के ऊपर एक हाउस कंस्ट्रक्ट करते हैं, पाम वहाँ पे पाम सेट वहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो क्या होता है, इंटरस्ट्रक्चर में क्या होता है, सक्शन पाइप होता है, सक्शन पाइप के जरिए पंप से कनेक्ट करता है, तो पंप अगर चालू कर देंगे तो सक्शन पाइप के जरिए पंप वाटर को पाइप में आ जाएगा, और पंप क्या करेगा, उस वाटर को कलेक्शन पाइप होता है, डिलीवरी पाइप में भेज देगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। अब देखते हैं, मेनली पहले स्टेप है वाटर डिमांड। किसी भी सिटी में अगर वाटर सप्लाई करना है तो पहले उस सिटी का वाटर डिमांड कितना है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर उस सिटी के लिए चाहिए, वो पहले जानना जरूरी है। क्योंकि अगर कितना वाटर चाहिए वो अगर जानना हम अगर नहीं पता है तो उसको हम वाटर सप्लाई सिस्टम है वो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो भी पाइप अगर है उसका तो एक कैपेसिटी होगा, कोई भी सिस्टम का एक कैपेसिटी होता है, तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर उसको वो सप्लाई कर पाएगा वो हम डिटरमिन करना बहुत ही जरूरी है। विदाउट दैट हम वाटर सप्लाई सिस्टम डिजाइन ही नहीं करते। तो पहला काम है वाटर डिमांड डिटरमिनेशन का। ठीक है, कोई भी सिटी में, और नॉट ओनली प्रेजेंट, अगला 50 सालों में मेनली जनरली वाटर सप्लाई सिस्टम ऐसा तो नहीं है हर साल वाटर सप्लाई सिस्टम नया वाटर सप्लाई सिस्टम बनाएंगे तो इतना सारा खर्चा होगा, वो नहीं दिया करेगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली होता है वाटर सप्लाई सिस्टम। पूरा का पूरा सिटी का ये अंडरग्राउंड पाइप होता है, अंडरग्राउंड पाइप लेआउट करने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम आता है, इसलिए जनरली हम क्या करते हैं, जब भी किसी भी सिटी में वाटर सप्लाई सिस्टम बैठाते हैं वो हम प्रोविजन रखते हैं अगले 50 सालों में इसी सिस्टम काम करे, कोई वाटर को कोई क्राइसिस नहीं होता। इसलिए हम जब भी हम वाटर डिमांड कोई भी सिटी में वाटर डिमांड कैलकुलेट करते हैं, वो अगले 50 सालों में वाटर डिमांड क्या होगा वो भी हम प्रोविजन रख के उसके बाद हम वाटर सप्लाई सिस्टम डिजाइन करते हैं और लेआउट करते हैं। इसलिए पहले डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर डिमांड, पहला स्टेप है वाटर डिमांड डिटर्मिनेशन। उसके बाद है डेफिनेशन, वाटर डिमांड क्या है, कौन सी जगह पे वाटर डिमांड है, कौन सी हम कंसीडर करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। टाइप ऑफ वाटर डिमांड, उसके बाद फैक्टर इफेक्टिव, वाटर डिमांड को कौन सी फैक्टर इफेक्ट करता है, कब वाटर डिमांड ज्यादा होता है, कब वाटर डिमांड कम होता है, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। वेरिएशन, सीजन टू सीजन, ऐसा तो नहीं है कि हर दिन एक ही अमाउंट ऑफ वाटर जरूरत होता है, किसी दिन ज्यादा वाटर जरूरत होता है, किसी दिन कम वाटर जरूरत होता है। उसके बाद कोइंसिडेंट डिप, तो कभी क्या होता है, कोई फायर ब्रेकआउट हो जाता है। ठीक है, तो उसको फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए ये वाटर चाहिए। ठीक है, तो उसे कोइंसिडेंट डिप कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में एक करके हम देखते हैं। तो नेसेसिटी ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ वाटर डिमांड डिटरमिनेशन का मेन क्या है, तो वाटर सप्लाई डिटरमिनेशन का जरूरत क्या है, वाटर डिमांड डिटरमिनेशन का जरूरत क्या है, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कोई भी सिस्टम डिजाइन करने के लिए कितने अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए वो जरूरी होता है। अगर मान लो कोई आर्टिफिशियली और कोई ऐसे एक वाटर को मतलब कोई वाटर डिमांड कैलकुलेट नहीं किया है, ऐसे सिस्टम बना दिया वाटर सप्लाई के लिए, उसमें क्या होता है कुछ लोगों को पानी मिलेगा, कुछ लोगों को पानी नहीं मिलेगा, ठीक है, वाटर डेफिशिएंट आ जाता है। इसलिए वेल प्लान पहले कितने अमाउंट ऑफ वाटर डिमांड है अगले 50, नॉट ओनली प्रेजेंट, अगले 50 साल 30 साल 50 साल जितने सालों के लिए हम वाटर सिस्टम कंस्ट्रक्ट करेंगे, उस सालों में कितना वाटर जरूरी है वो भी हम डिटरमाइन करेंगे। उसके बाद है डेफिनेशन ऑफ वाटर डिमांड, ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले है वाटर डिमांड, व्हाट इज वाटर डिमांड इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड ईयरली बाय ए कम्युनिटी। ठीक है, एक सिटी में एक कम्युनिटी में टोटल कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर ईयरली रिक्वायर्ड है उसे कहते हैं वाटर डिमांड।
वाटर डिमांड को जनरली हम बी से डिनोट करते हैं, बी इक्वल टू टोटल एनुअल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर, कितना लीटर वाटर जरूरी है। उसके बाद रेट ऑफ डिमांड, एनुअल एवरेज रेट ऑफ डिमांड, दैट इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन ए ईयर डिवाइड बाय 365, दैट इज इक्वल टू लीटर पर डे, दैट इज। उसके बाद आएगा एनुअल एवरेज रेट ऑफ डिमांड पर पर्सन, एक लोगों के एक लोगों की एक दिन में कितना वाटर जरूरी है, उसको डिटरमिन करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय 365, दैट इज लीटर पर डे डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन, उस सिटी में कितना पॉपुलेशन है उससे डिवाइड करेंगे तो एक पर्सन का एक लोगों का एक दिन में कितना वाटर जरूरी है वो हम डिटरमिन करते हैं। ठीक है, ये रेट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एग्जाम में आता है। ठीक है, वाटर डिमांड क्या है, एनुअल एवरेज रेट ऑफ डिमांड क्या है, एनुअल एवरेज रेट ऑफ डिमांड पर पर्सन क्या है, और ये जो एनुअल एवरेज रेट ऑफ डिमांड पर पर्सन, इट इज द एनुअल एवरेज amount of daily demand required by one person and it is called per capita demand। बहुत important term है, per capita demand। What is per capita demand? That is equal, per capita demand equal to this। ठीक है, ये जनरली हम Q से, स्मॉल Q से डिनोट करते हैं। कोई भी जगह पे अगर स्मॉल Q होगा मतलब वहाँ पे per capita demand है। per capita demand मतलब एक दिन में एक लोगों को कितना अमाउंट ऑफ वाटर जरूरी है, कितना लीटर जरूरी है, इसका यूनिट है, Q का यूनिट है LPCD, लीटर पर कैपिटा पर डे, लीटर पर कैपिटा पर डे। क्लियर सबको? सर जो पर कैपिटा डिमांड है मतलब एक व्यक्ति को मतलब दैनिक कार्य करने के लिए एक दिन में पानी की जितनी मतलब मात्रा आवश्यकता होती है सर, उसी को कहते हैं ना सर? कौन सी एनुअल पर कैपिटा डिमांड? सर पीसीडी, पर कैपिटा डिमांड। हाँ, पर कैपिटा डिमांड है एक दिन में पूरा 24 घंटा में एक लोगों के टोटल कितने अमाउंट ऑफ वाटर जरूरत होता है, ड्रिंकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, कोई नौकरी करता है, कोई इंस्टीट्यूशन में जा रहा है, उसमें जो भी वाटर यूज करेगा वो एक दिन में एक व्यक्ति कितना वाटर यूज करेगा टोटल, उसी को कहते हैं लीटर पर कैपिटा डिमांड। सर वैसे तो 135 लीटर टू 225 लीटर यूज करते हैं सर मेनली। हाँ, वो तो हमारा जो कोड है, कोड का प्रोविजन है। ठीक है, जनरली वो होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है उसका लाइफ स्टाइल के ऊपर डिपेंड करेगी। जो भी 135 है ना वो मीडियम क्वालिटी जो है, मीडियम MIG ग्रुप के लिए। बट सर अकॉर्डिंग टू द एनबीसी सर, अकॉर्डिंग टू द एनबीसी जो है सर 135 लीटर यूज करते हैं। वो तो है, मैं बता रहा हूँ वो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। इंडियन स्टैंडर्ड में क्या होता है, इंडिया में जनरली स्टैंडर्ड 135 लिविंग स्टैंडर्ड जनरल होता है ना, वो मीडियम टाइप होता है, मीडियम इनकम ग्रुप का जनरली होता है मैक्सिमम। अगर यूएसए में जाओ, यूएसए का देखो, यूएसए लिविंग स्टैंडर्ड हाई होता है, उसमें एक लोगों का एक दिन में 300 लीटर के आसपास वाटर जरूरत होता है, 225 to 300। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर। ठीक है, अगर सेम कंपेयर करो, गांव में एक लोगों का कितना वाटर जरूरी है, शहर में एक लोगों का कितना वाटर जरूरी है। ठीक है, वो हम आएंगे, पर कैपिटा डिमांड कौन सी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेंगे, एक एक फैक्टर हम अलग अलग से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन तो समझ गया यार सबका? जी सर। थैंक यू। आप देखते हैं टाइप ऑफ वाटर डिमांड। जो वाटर डिमांड है, वाटर डिमांड कितने टाइप का जनरली वाटर डिमांड हम कंसीडर करते हैं। पहले है डोमेस्टिक वाटर डिमांड। डोमेस्टिक वाटर डिमांड में क्या क्या आता है, ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ एंड यूटेंसिल, गार्डनिंग, सैनिटरी पर्पस। ठीक है, इसके लिए जनरली हम ये सारा कुछ डोमेस्टिक वाटर डिमांड में आ जाता है। ये जो डोमेस्टिक वाटर डिमांड है, हाँ सर ये तो सब फ्लशिंग के लिए भी यूज करते हैं, बर्तन साफ करने के लिए। हाँ, वही बोल रहा हूँ, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ एंड यूटेंसिल, बर्तन धोने के लिए, गार्डनिंग के लिए, कोई अगर घर पे गार्डन हो तो गार्डन में वाटर देना जरूरी है, फूलों का पौधे। ठीक है, जो भी पौधे लगाए हुए हैं गार्डन में, सैनिटरी पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, ये सारा सब कुछ आता है डोमेस्टिक वाटर डिमांड। ये जो डोमेस्टिक वाटर डिमांड है वो डिपेंड करेगा लिविंग कंडीशन, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ स्टाइल के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले लो, एक
शहर और गांव में, शहर में क्या है सैनिटरी सिस्टम में इतना ये जो है जो वॉशिंग ऑफ जो टॉयलेट है जो भी ये है वो जनरली गांव में इतना ज्यादा नहीं होता, गांव में वाटर इतना ज्यादा नहीं जरूरत है सैनिटरी पर्पज के लिए, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा शहर या गांव में वाटर डिमांड इसके लिए वेरी करता है, ठीक है। तो इसीलिए जनरली ये बहुत इंपॉर्टेंट लिविंग कंडीशन। अगर इंडियन कंडीशन और यूएसए के कंडीशन दोनों कंपेयर करो तो डिपेंड, यूएसए में ज्यादा वॉशिंग के लिए ज्यादा वाटर यूज होता है, ठीक है। ये आ गया डोमेस्टिक वाटर। और इसका जो कोड है जो हम 135 बता रहा है, 220 बता रहा है, 225 बता रहा है, ये डिपेंड, ये हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड है IS 1172, अपने आपने डाउनलोड करके इसे देख लीजिए सब में। IS 1172 अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू IS 1172 1993 इसमें है क्या है मीडियम लो इनकम ग्रुप के लिए जनरली 135 है, मीडियम के लिए 200 LPCD है, और जो हाई इनकम ग्रुप है वो 225। ये सारा डाटा इंडियन कंडीशन के लिए क्योंकि ये IS कोड है, ठीक है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो जो UN है यूनाइटेड स्टेट में, यूनाइटेड US अमेरिका के भी देख सकते हैं, USA का भी देख सकते हैं। तो आज थोड़ा आइडिया लाते हैं पूरा वेरी कहाँ पे हो रहा है, कैसे वेरी हो रहा है, ठीक है। और ये जो है ये वैल्यू याद रखना है क्योंकि ये बहुत सारे इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछता है और बहुत सारे एग्जाम में भी आता है, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो डोमेस्टिक हो गया। उसके बाद है इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। इंडस्ट्री में जितना भी इंडस्ट्री हो रहा है तो इंडस्ट्री में वाटर का जरूरत होता है, जितना ज्यादा इंडस्ट्री लो इनकम ग्रुप, हायर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप। हाँ बताओ सर LIG का फुल फॉर्म क्या है? लो इनकम ग्रुप, मीडियम इनकम ग्रुप, हाई इनकम ग्रुप, LIG, MIG, SIG। सर ये IS में जो डेट दिया था उसका मतलब क्या होता है, तो एक बार समझा दो ना। ये तो कोड नंबर है और ये है कौन सालों में ये जनरली पब्लिश हुआ है, ठीक है, कौन सी ईयर में पब्लिश हुआ है, ठीक है। सर तो अभी तक 1993 का ही डेटा सर ये तो ये तो सर्वे के अकॉर्डिंग है कि सर इतना डिमांड ऑफ वाटर यूज होता है। हाँ ये सर्वे, ये पहले जो हमारा जो BIS है ना, BIS पता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। BIS का जो भी इस वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में जो भी जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरा का पूरा सर्वे करता है, ठीक है, सर्वे करता है। उसके बाद ये सारा ये जो है सर 1993 के बाद सर्वे हुआ ही नहीं है। देखिए 1993 में ये सर्वे हो रहा है और ये इसका मॉडिफिकेशन आता है, थोड़ा अपडेट आता है। ये जो 1993 है ये इसी सालों में डिटेल सर्वे होकर ये कोड बनाया गया, ठीक है। उसके बाद इसका मॉडिफिकेशन आएगा बहुत सारी, ठीक है। अभी 2016 में तो भी शायद 1993 के बाद अभी तक आया है नहीं सर? अभी 2016 में शायद एक कोड आया है, ठीक है, मतलब इसका ये अपडेटेड वर्जन आया है। सर तो उसमें सर एक्चुअली सर ज्यादा डिफर नहीं करता था अकॉर्डिंग टू दी सर्वे जो था पहले, सर ज्यादा डिफर नहीं कर रहा था वो, इसी वजह से नॉर्मल जो यूज करते हैं उतना ही आ रहा था, इसीलिए सर उसको अपडेट नहीं किया गया। अपडेट नहीं किया है, उसके ऊपर थोड़ा बहुत अपडेटेड है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम अगर हमने सजेस्ट करूंगा जो भी 28 साल में पॉपुलेशन कितने बढ़ जाते हैं? हाँ पॉपुलेशन तो बड़ा है, पॉपुलेशन तो बड़ा है, लिविंग का स्टैंडर्ड भी तो बढ़ जाता है। बट ये जो बात हो रही है वो एवरेज पर पर्सन पर है। ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा जो भी अपडेटेड कोड आया है, जो भी मतलब अपडेटेड कोड आया है उसको उसको रेफर करना, ठीक है, क्लियर। उसके बाद है इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड में इंडस्ट्री के लिए जो भी जितना भी इंडस्ट्री है उसके लिए वाटर डिमांड क्या है। तो किसी भी सिटी में इंडस्ट्री, जिस सिटी में इंडस्ट्री ज्यादा होता है उस सिटी में वाटर डिमांड बढ़ जाता है क्योंकि पर पर्सन उसका डिमांड भी बढ़ जाता है। तो जनरली हम क्या करते हैं 50 LPCD ऑर्डिनरी केस में, नॉर्मल कंडीशन में 50 लीटर पर कैपिटा पर डे इंडस्ट्रियल डिमांड के लिए हम यूज करते हैं। और फॉर लार्ज इंडस्ट्रियल सिटी, कोई भी जगह पे बहुत सारी इंडस्ट्री है उसमें जनरली 450 LPCD तक हम ले सकते हैं। ये भी कोड का है, कोड ने सजेस्ट कर रखा है, ठीक है। यस सर, ये भी अकॉर्डिंग
उसके बाद है इंस्टीट्यूशनल कमर्शियल वाटर डिमांड, ठीक है। इंस्टीट्यूशन जैसे कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, ऑफिस, सिनेमा हॉल, वहाँ पे भी तो कोई वाटर यूज करता है। उसके लिए जनरली हम जब भी हम वाटर सप्लाई का जो भी हम सिस्टम डिजाइन करेंगे, उसके लिए इंडस्ट्रियल पर्पज, इंडस्ट्री और कमर्शियल वाटर डिमांड के लिए हम जनरली 20 to 50 लेते हैं, ठीक है। उसके बाद डिमांड फॉर पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेस जैसे गार्डनिंग, पब्लिक प्लेस में पार्क हो गया, ठीक है, वॉशिंग, स्पार्कलिंग ऑन रोड, ठीक है, ये सारा किसके लिए हम वाटर यूज करते हैं। उसके लिए भी एक प्रोविजन है 10 लीटर पर कैपिटा पर डे, ठीक है। एक दिन में एक पर्सन के लिए 10 लीटर हम उसके लिए अलॉट करते हैं। सर वाटर ऑफ पब्लिक मतलब सर ये जो डिमांड है इसमें कितनी परसेंट यूज होती है सर? परसेंट कितनी परसेंट मतलब देखिए, पहले हम टोटल वाटर डिमांड कंसीडर करेंगे। मान लो टोटल 20 है, 20 लीटर पर कैपिटा पर डे आ रहा है, तो उसके लिए 20 का 10 है, तो तुम परसेंटेज कैलकुलेट करो कितना आ रहा है सर? 5 होगा ना? 5% का, ठीक है। जी सर। तो 5% क्या करते, एक्चुअली हम परसेंट में ले ही देते हैं, हम हमारा तो क्वांटिटी चाहिए ना, हमको टोटल अमाउंट चाहिए। कोई भी हम वाटर सप्लाई सिस्टम डिजाइन करेंगे, टोटल अमाउंट हम भेजेंगे ना, परसेंट में तो नहीं भेजेंगे, इसीलिए हम परसेंट जनरली कैलकुलेट नहीं करते। टोटल कितना चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू हम मुझे बताएं, ये सेकंड। उसके बाद कुछ प्रोविजन रखना है कि लीकेज होता है, कोई अनऑथोराइज कनेक्शन होता है, ठीक है। कोई जगह पे देखो अनऑथोराइज कनेक्शन, म्यूनिसिपल को पता नहीं है वहाँ पे वाटर जा रहा है, वाटर ले रहा है, ऐसे तो बहुत सारी कॉलोनी है, और वो बहुत सारी लीकेज होता है, पाइप में कभी कभी लीकेज होता है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत प्रोविजन रखना होता है, क्योंकि ऐसा है जितना अमाउंट चाहिए उतना ही भेज दिया तो लीकेज होगा, कुछ वाटर शॉर्टेज हो जाएगा तो लोगों को कंप्लेंट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे म्यूनिसिपल बार बार कंप्लेंट करेगा वाटर नहीं आ रहा है, वाटर क्राइसिस हो रहा है। तो इसके लिए जब भी हम वाटर सप्लाई डिजाइन करेंगे, ये जो अनऑथोराइज कनेक्शन है उसके लिए भी कुछ प्रोविजन हम रखेंगे, वो करेंगे। टोटल जो डिमांड है उसका 15% एक्स्ट्रा करके हम कैलकुलेट करेंगे, 15% एक्स्ट्रा हम वाटर को भेजेंगे, जैसे करके हम ये जो पूरा का पूरा लीकेज हो वो मिनिमाइज हो, ठीक है। रस सब कर लिया है, पढ़ा रहे हैं तो मैं क्या करूं। उसके बाद आता है फायर डिमांड। कभी कभी जो सिटी में फायर ब्रेकआउट होता है उसके लिए भी फायर वाटर चाहिए। फायर हाइड्रेंट है, फायर हाइड्रेंट देखा है सबने, रोड के पास में होता है, लाल रेड कलर का, ठीक है। उसमें पंप सेट लगा के जो भी ये है फायर एक्सटिंग्विशर होता है, फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें पंप लगा के थोड़ा हाई प्रेशर में वाटर को भेजते हैं जहाँ पे आग लगी हुई, ठीक है। तो इसके लिए भी जनरली, ठीक है। तो फायर पहले, उसके बाद हम फायर डिमांड के लिए कुछ वाटर को हम प्रोविजन रखना पड़ेगा, क्योंकि जब फायर ब्रेकआउट होगा उसको एक्सटिंग्विश नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा सिटी जल के राख हो जाएगा, ठीक है। तो फायर हाइड्रेंट जनरली हर रोड के पास देखा होगा, रोड के पास 100 और 150 मीटर के दूरी पे बहुत सारी फायर हाइड्रेंट बैठा हुआ है, तो उसमें हाई प्रेशर में वाटर अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। अगर वाटर हाइड्रेंट में वाटर नहीं रहेगा तो क्या होगा, जब फायर ब्रेकआउट होगा, फायर ब्रेकआउट में टाइम में वाटर नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसके लिए जनरली हम जो एक कोड का प्रोविजन है 1 लीटर पर कैपिटा पर डे हम यूज कर सकते हैं, 1 लीटर पर कैपिटा पर डे हम यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत सारी फॉर्मूला, हाइपोथेटिकल फॉर्मूला भी है। एक है बोस्टन फॉर्मूला करके है, जिसमें Q इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर फायर डिमांड दैट इज इक्वल टू 5663 रूट ओवर P इक्वल टू पॉपुलेशन इन 1000, मतलब 10,000 मतलब P इक्वल टू 10, 20,000 पॉपुलेशन P इक्वल टू 20, दैट इज Q इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड लीटर पर मिनट। ये जो यूनिट आएगा लीटर पर मिनट आएगा, ये पर मिनट में इतना लीटर का वाटर जरूरत है। तो इससे भी हम वाटर फायर डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आते हैं टोटल वाटर डिमांड। टोटल वाटर डिमांड क्या है? टोटल वाटर डिमांड दैट इज इक्वल टू है समेशन ऑफ ऑल डिमांड। ये जितना सारा डिमांड है, 6-7 टाइप का डिमांड है, ये पूरा का पूरा डिमांड कैलकुलेट टोटल को सम कर देंगे तो टोटल वाटर डिमांड आ जाएगी, ठीक है। क्लियर सबका? यस सर। ओके सर, ये जो सर आपने बताया सर, ये किसके अकॉर्डिंग है सर, जो फायर डिमांड है सर? कौन सी? ये तो फॉर्मूला है, हाइपोथेटिकल बोस्टन का एक साइंटिस्ट है, उसने एक फॉर्मूला निकाला है।
और 1 लीटर पर डे वो जनरली होता है। जनरली ये एक्चुअली देखो सर ये किस बेसिस पर ये फॉर्मूला निकाला है? ये जो वो जो सर्वे कर रखा है ना, जिसने सर्वे कर रखा है वो बहुत सारी सिटी में जो भी एक्सपीरियंस के बेस में जो भी वो सजेस्ट कर रखा है ये 1 लीटर पर डे से एनफ हो जाएगा। एक्चुअली देखो सिविल इंजीनियरिंग का जो भी डाटा है ना वो जनरली एक्सपेरिमेंट बेस्ड। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी क्लियर आ रहा है? सर क्लियर है। क्लियर है सर। ये सर क्लियर है। एक्चुअली आपका तुम्हारा एंड में भी नेटवर्क का इशू हो सकता है, उसके वजह से तो सब बाकी सबका क्लियर है। अगर सबका प्रॉब्लम है तो मेरा ये एंड में कोई दिक्कत है, लेकिन आपने अपने इंडिविजुअल कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो अपना अपना मोबाइल का इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लेंगे। ठीक है, तो देखो ये जितने भी डाटा है ना ये स्टैटिस्टिकल डाटा है। ठीक है, तो जनरली आप बहुत दिनों से जो भी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है जनरली सीपीसीबी इसके काम करता है। सीपीसीबी है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। ये जो डिपार्टमेंट में जिस लोग काम करते हैं ना उनको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि ये किसी एक सिटी के लिए फायर डिमांड के लिए कितना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली एक्सपेरिमेंट बेस से स्टैटिस्टिकल डाटा है, इसका कोई हार्ड एंड रूल कोई रेगुलेशन नहीं है। जो इतना ही डाटा 1 लीटर ऐसा हो सकता है 2 लीटर हो जाए। कभी कभी अगर फ्रीक्वेंसी किसी सिटी में ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा तो 2 लीटर पर केवी पार्ट कर देंगे, वो सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, स्टैटिस्टिकल डाटा कोई भी है सिविल इंजीनियरिंग का जितना भी डाटा है ना कोई हार्ड एंड रूल कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है। वो जनरली एक्सपेरिमेंट स्टैटिस्टिकल डाटा पहले क्या होता था उसके ऊपर बेस करके ये बनाया गया है। क्लियर? सर ये 5663 कहाँ से है? ये तो फॉर्मूला है, जिसने फॉर्मूला बनाया है ना वो बहुत सारी एक्सपेरिमेंट कर रखा है। उसके बाद ये सिंपल फॉर्मूला दिया है। 5663 एक फैक्टर है, इसी से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फायर डिमांड आ जाएगा। ये सर ये मतलब सर चेंज नहीं हो सकता या सर यही रहेगा 5? नहीं, ये 5663 ये रहेगा। ये क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट को बुलाना ये पड़ेगा। साइंटिस्ट कोई भी देखो कोई भी ये कांस्टेंट है। कोई भी अगर फॉर्मूला साइंटिस्ट बनाता है ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके उसके बाद ये कांस्टेंट है। इसमें अगर कांस्टेंट नहीं देंगे तो वो नहीं आएगा ना, फॉर्मूला नहीं बनेगा। बहुत सारी फैक्टर है, सिविल है, बहुत सारी फैक्टर है। सारा फैक्टर को हम कंसीडर करके अगर इसमें अगर वो ये साइंटिस्ट अगर 5663 ना देकर जितने भी फैक्टर है सब कुछ इंक्लूड कर देंगे ना तो जो हम पढ़ रहे हैं ना हमको कंफ्यूज हो जाता है, हमको समझ में नहीं आएगा फॉर्मूला। तो कोई भी साइंटिस्ट क्या है सिंप्लीफाइड फॉर्म में फॉर्मूला सजेस्ट करता है और सिंप्लीफिकेशन के बाद में ये सारा ये जो वैल्यू है ये ऐड करना पड़ता है। ये सर तो जो मेरा फायर research- डिमांड में कंज्यूम वाटर है वो फ्रेश वाटर यूज करते हैं या फिर अगर हम सी वाटर यूज कर सकते हैं उसमें? नहीं फ्रेश वाटर यूज करेंगे। सी वाटर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज है। ठीक है, क्या है अगर कोई अगर एलिमेंट अगर फायर को थोड़ा बढ़ा दे ऐसा भी तो हो सकता है ना। बहुत सारे एलिमेंट फायर को और भी बढ़ा दे तेज कर दे फायर, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए क्या है ना फायर के लिए जो भी वाटर यूज करेंगे उसका क्वालिटी भी चेक करना चाहिए। तो जनरली ड्रिंकिंग वाटर का जो भी और जो रेसिडेंशियल यूज के लिए जो वाटर यूज होता है वही हम यूज करते हैं। ठीक है, ओके सर। और सर हाँ कोई अपना कंस्ट्रक्शन में यूज करता है वाटर तो वो किसके अंदर में आएगा, मतलब उसका डिमांड? वो डिमांड वो अलग है, वो इसके अंदर नहीं आएगा, वो तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में आ जाएगा। लेकिन यूज तो ह्यूमन ही कर रहा है ना उसको, तो डोमेस्टिक में ही आएगा भाई वो डोमेस्टिक भी। आएगा, लेकिन उसके लिए म्यूनिसिपल कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, उसके लिए म्यूनिसिपल से अलग से परमिशन लेना होता है कि मैं वाटर यूज करूंगा। लेकिन कोई जनरली लोग क्या करता है जो भी पाइप में आता है ना उसी से यूज कर लेते हैं, लेकिन ये इथिकल नहीं है। कोई भी सर वो डिमांड यहाँ अलग मेंशन सर दिल्ली में फ्री है ना इसलिए। नहीं किया जाता है। तो एक्चुअली क्या है ना हम जब भी वाटर डिमांड का इतना फैक्टर ऑफ सेफ्टी देते हैं ना बहुत सारे हम एक्स्ट्रा हम वाटर भेजते हैं, तो इसके लिए जनरली क्राइसिस नहीं होता। ठीक है, कोई सिविल इंजीनियर कोई भी काम दिल्ली में तो अनलिमिटेड कर दिया सर। ठीक है, तो इसीलिए वो यूज सर आपने यही 5-6 डिमांड बताइए, बट इसके अलावा भी सर है कई सारे। हाँ बहुत सारी है, इसके अलावा भी बहुत सारी है। मेन डिमांड है, ये सारा मेन फैक्टर है। और कोई भी हम अगर तो जैसे कि बहुत सारे लोग वो एनिमल पालते हैं, एनिमल हस्बेंड्री के लिए चाहिए ना। हाँ ये एनिमल उसके लिए तो ये जो डोमेस्टिक वाटर डिमांड में आ जाएगा। उसके लिए कोई रूल नहीं बनाया है। उसके लिए कोई रूल नहीं, वो अपना रिस्पांसिबिलिटी अपना डोमेस्टिक में अपना घर में जितना भी वाटर यूज हो रहा है ना अपना घर में जितने भी वाटर यूज हो रहा है वो डोमेस्टिक में आ जाएगा। राइट सर। ये डोमेस्टिक में मैंने जितने भी पॉइंट बताया ना इसमें बहुत सारे और भी पॉइंट ऐड हो सकता है।
ठीक है, ये तो मैंने मेन फैक्टर जो है, मेनली जो है एक्सेप्शनल केस तो अलग है, बहुत सारे एक्सेप्शनल केस है, लेकिन ये मेन जनरली हर जगह भी यूज होता है। ड्रिंकिंग कोई अगर देख पाएगा ड्रिंकिंग में ये जो ड्रिंकिंग वाटर यूज होता है, कोई जगह पे ड्रिंकिंग ना हो, ड्रिंकिंग वाटर को हम एक्सक्लूड कर देंगे तो ऐसा नहीं चलेगा ना। ड्रिंकिंग तो जरूरी है, कुकिंग जरूरी है, बाथिंग जरूरी है, वॉशिंग क्लॉथ ये जरूरी है। तो मेन जो चीज है जो कॉमन है, सबके सब जगह पे कॉमन है, उसके लिए सेम कंसीडर करना। अगर कोई तुम स्पेसिफिक लोकेशन में जाओगे तो उसमें एक्स्ट्रा अलग से अगर कंसीडर करना पड़ सकता है तो कंसीडर करोगे, उसी को प्रोविजन में अलाओगे वहाँ पे। ऐसा तो नहीं ये 6 डिमांड ही आपको करना है, ऐसा नहीं है। सिचुएशन के हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। आप इंजीनियर हो, आपको तो सिचुएशन के हिसाब से डिमांड लेना है। ये तो आपका गाइडलाइन है। मेन फैक्टर जनरल फैक्टर है ये। इसके अलावा स्पेशल फैक्टर है, मिसलेनियस फैक्टर है कि नहीं? क्लियर सबको? जी क्लियर। नहीं अभी भी क्लियर नहीं हुआ। यस सर क्लियर है, नहीं क्लियर है, सारा क्लियर है सर। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम करो, ये इसका आंसर बताओ। पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी कितना है, फायर डिमांड, उस सिटी का फायर डिमांड कैलकुलेट करो यूजिंग बोस्टन फार्मूला। बोस्टन फार्मूला जो है उसी से ये कैलकुलेट करो। सर पिछला फॉर्मूला स्लाइड दिखाइएगा थोड़ा, क्या? पिछला स्लाइड दिखाइएगा सर थोड़ा। पता नहीं क्या था, 5663 P equal to 5663 root ठीक है सर, अगला स्लाइड क्वेश्चन दिखा दीजिए। 1000 में होगा। हाँ so 1,13,260 कितना आ रहा है? 1 लाख so 1,42,416 यस सर यही है, ये है अरे यस सर। थैंक यू। सबको क्लियर? कोई डाउट, किसी का कोई डाउट तो नहीं है? बताओ। नहीं सर यही है सर, यही है सर, यही है। ठीक यही है। अब देखते हैं नेक्स्ट। बट इसका यूनिट सर, यूनिट इसका कैसे डिफाइन करेंगे वो समझ नहीं आया। यूनिट लीटर पर मिनट, लीटर पर मिनट। ये मिनट कहाँ से आया वो? ये जिसने फॉर्मूला बनाया है ना उसका इस फॉर्मूला यूज करोगे तो यूनिट इसी यूनिट में आएगा। सर उसने इसी यूनिट के हिसाब से दिया होगा ना? हाँ इसी यूनिट के हिसाब से ये फॉर्मूला, ये जो वैल्यू है इसी यूनिट के हिसाब से दिया होगा। ठीक है, ओके सर। अब देखते हैं वाटर डिमांड कौन सी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। टोटल वाटर डिमांड कैलकुलेट हो गया, पूरा वाटर डिमांड कौन सी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। पहले है साइज ऑफ द सिटी, दूसरा क्लाइमेटिक कंडीशन। ये सारा पॉइंट रट लो, ये एग्जाम में ये कॉमन क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है। साइज ऑफ द सिटी, क्लाइमेटिक कंडीशन, इंडस्ट्री एंड कमर्शियल एक्टिविटी, क्वालिटी ऑफ वाटर, सिस्टम ऑफ सप्लाई, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन द सिस्टम, कॉस्ट ऑफ वाटर, मीटरिंग सिस्टम, सीवेज फैसिलिटी, लिविंग स्टैंडर्ड। अब एक एक करके देखते हैं क्या है ये। साइज ऑफ द सिटी, सिटी का साइज अगर ज्यादा होगा तो उसमें वाटर डिमांड भी बढ़ जाएगा, ये बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटी आ जाएगा। ये जो आप लोग बोल रहे हैं ना एक्स्ट्रा एक्टिविटी, अगर वाटर जितना सिटी बड़ा होगा उतने एक्स्ट्रा मिसलेनियस एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा एक्टिविटी आ जाएगा तो उसमें क्या होगा, ज्यादा वाटर का जरूरत होगा। ज्यादा बहुत बड़ा सिटी में क्या है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ज्यादा होता है, कमर्शियल एक्टिविटी ज्यादा होता है, तो उसके लिए ज्यादा वाटर जरूरी होता है। उसके लिए सीवरेज सिस्टम है। बहुत बड़ा सिटी होता है उसमें वेल कनेक्टेड सीवरेज सिस्टम। अगर सीवरेज सिस्टम वाटर कैरेज सिस्टम है कि जो भी वाटर हम फ्लशिंग कर देते हैं उस वाटर कैरेज है, तो उसके लिए ज्यादा वाटर जरूरी होता है। कोई सिटी में कहते हैं कंजर्वेंसी सिस्टम, वाटर कंजर्वेंसी सिस्टम। ठीक है, जो भी हम एक्सक्रीटा है उसको मैनुअली हैंडल करना है। और दूसरी टाइप के स्वीयर पाइप के थ्रू हम जो भी वेस्ट है तो स्वीयर पाइप के थ्रू हम ट्रीटमेंट प्लांट में भेज देते हैं। अगर स्वीयर पाइप के थ्रू हम भेजना है तो उसमें क्या ज्यादा वाटर, फ्लशिंग के लिए ज्यादा वाटर चाहिए। ठीक है, तो बिग सिटी में जनरली ये स्वीयर्ड सिस्टम होता है, फ्लशिंग वाटर कैरेज सिस्टम, फ्लशिंग सिस्टम। अगर किसी सिटी में अनस्वीयर्ड है, अनस्वीयर्ड सिटी में क्या होता है, अनस्वीयर्ड सिटी में ज्यादा वाटर जरूरत नहीं होता है। ठीक है, तो ज्यादा सिटी का साइज, बहुत बड़ा सिटी में ये एक्टिविटी ज्यादा अमाउंट में होता है, इसलिए ज्यादा वाटर का जरूरत है।
ये एक पॉइंट है, साइज ऑफ द सिटी। उसके बाद क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन क्या, अगर ड्राई क्लाइमेट में है ज्यादा वाटर जरूरी होता है गर्मी में टाइम पे। कोई सिटी अगर ड्राई प्लेस में है, हॉटर प्लेस में है, उसमें ज्यादा वाटर जरूरी होता है। कोल्डर प्लेस में है, ठंडी जगह पे है, तो कम वाटर जरूरी होता है। ठीक है, तो क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटी। अगर किसी सिटी में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ज्यादा है, उसके लिए ज्यादा वाटर चाहिए, और कमर्शियल एक्टिविटी ज्यादा है, कमर्शियल एक्टिविटी ज्यादा है, उसके लिए ज्यादा वाटर चाहिए। ठीक है, जनरली बिग सिटी में जनरली ये ज्यादा होता है। तो इंडस्ट्रियल कमर्शियल एक्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा वाटर। उसके बाद क्वालिटी ऑफ वाटर। अगर मान लो कि वाटर क्वालिटी अच्छा है तो सब लोग म्यूनिसिपैलिटी का वाटर यूज करेगा। अगर म्यूनिसिपल का वाटर क्वालिटी बहुत अच्छा है तो क्या है, दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव यूज नहीं करेगा। बहुत लोग की पानी खरीद के पीता है, तो क्या है, अगर म्यूनिसिपैलिटी का वाटर का क्वालिटी बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, तो खरीद के नहीं पिएगा, म्यूनिसिपल वाटर पिएगा, तो इसमें क्या है, जो वाटर डिमांड बढ़ जाएगा। क्वालिटी अच्छा है तो वाटर डिमांड बढ़ेगा, क्वालिटी खराब है तो लोग ज्यादा यूज नहीं करेंगे, उसके लिए वाटर डिमांड कम होगा। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ वाटर का क्वालिटी ऊपर भी इसका जो है वाटर सप्लाई डिमांड है। उसके बाद सिस्टम ऑफ सप्लाई। सिस्टम सप्लाई मतलब कोई भी सिटी में देखो दिन में हर टाइम वाटर आता है, और कोई भी सिटी में कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, सुबह आता है, दोपहर में आता है, रात को आता है, लिमिटेड। एक है कॉन्टिन्यूअस सिस्टम और एक इंटरमीडिएट सिस्टम। ठीक है, तो इसीलिए कॉन्टिन्यूअस सिस्टम में ज्यादा वाटर लीकेज ज्यादा होता है। ठीक है, तो उसमें जनरली और क्या होता है, कोई लोग नल को खोल के छोड़ देता है, ज्यादा वाटर वेस्ट हो जाता है, तो वेस्टिंग कॉन्टिन्यूअस सिस्टम वेस्टिंग ज्यादा है। ठीक है, इंटरमीडिएट सिस्टम में ये प्रॉब्लम नहीं रहता। लेकिन इंटरमीडिएट सिस्टम में क्या रहता है, लोग क्या रहता है, कोई लिमिटेड टाइम के लिए वाटर आता है तो क्या ज्यादा वाटर स्टोर कर लेता है। जब ज्यादा वाटर स्टोर होगा, जितना लागू उसका जरूरत ही नहीं है, तो ज्यादा वाटर स्टोर करेगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब वाटर आएगा तो क्या पुराना वाटर को फेंक के दूसरा नया वाटर, जो फ्रेश वाटर नया आ रहा है, उसको स्टोर करेगा। इससे कहते हैं ज्यादा वाटर वेस्ट हो जाता है इसमें। ठीक है, तो ये है, दोनों का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। तो कौन सी सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, आइदर कॉन्टिन्यूअस सिस्टम और इंटरमीडिएट सिस्टम, उसके ऊपर डिपेंड करेगा वाटर डिमांड। ठीक है, दोनों एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ कंसीडर करके हम एग्जामिन करेंगे ये कौन सी सिस्टम अच्छा है और कौन सी सिस्टम के लिए कितना अमाउंट ऑफ वाटर जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए सिस्टम ऑफ सप्लाई के ऊपर कॉन्टिन्यूअस या इंटरमीडिएट दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा वाटर डिमांड सिटी में। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के लिए एक टाइप का वाटर डिमांड है, और आपका इंटरमीडिएट सिस्टम के लिए अलग टाइप का वाटर डिमांड है। ठीक है, तो ये सिस्टम ऑफ सप्लाई के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद प्रेशर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। प्रेशर मतलब वाटर जिस पाइप के थ्रू वाटर आएगा, उसमें अगर ज्यादा प्रेशर में वाटर आएगा तो क्या है, वाटर थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर तक वाटर आ जाएगा। ठीक है, अगर प्रेशर कम है तो वाटर फर्स्ट फ्लोर तक, सेकंड फ्लोर तक आएगा। तो क्या है, अगर वाटर किसी भी सिटी में ज्यादा, किसी भी सिटी में अगर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वाटर प्रेशर ज्यादा है और फिफ्थ फ्लोर तक वाटर जाएगा, तो उसमें ज्यादा वाटर जरूरी है, क्योंकि थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर का जो भी रेसिडेंट है वो पूरा का पूरा वाटर यूज कर पाएगा। अगर वाटर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, प्रेशर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कम है, मान लो इतना प्रेशर है जो सेकंड फ्लोर तक जा पा रहा है, तो सेकंड फ्लोर का जो भी रेसिडेंशियल जो भी रेसिडेंट है वही यूज करता है, इसलिए थोड़ा वाटर डिमांड घटेगी। उसके बाद और एक फैक्टर है लीकेज। अगर किसी भी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो लीकेज भी ज्यादा होगा। ठीक है, हाई प्रेशर में वाटर जाने से क्या होता है, लीकेज ज्यादा होता है, और लो प्रेशर में लीकेज कम होता है। ठीक है, फिर हाई प्रेशर में वाटर डिमांड ज्यादा है और लो प्रेशर में वाटर डिमांड कम है। तो ये प्रेशर इन द डिस्ट्रीब्यूशन जो पाइप है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप में वाटर प्रेशर कितना है उसके ऊपर भी वाटर डिमांड डिपेंड करेगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ वाटर। ठीक है, अगर किसी भी कोई सिटी में अगर वाटर बिल ज्यादा आ रहा है तो लोग कम यूज करेगा, वाटर बिल कम आ रहा है तो ज्यादा यूज करेगा, तो कॉस्ट ऑफ वाटर के ऊपर वाटर डिमांड वेरी करेगा। ठीक है, ये ह्यूमन मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद है मीटरिंग सिस्टम। अगर मान लो जैसे कि आप लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं मीटरिंग सिस्टम में, उसी टाइप का अगर वाटर का कोई ऐसा मीटर आ जाए जो कितने अमाउंट ऑफ वाटर यूज कर रहे हो वो मीटर में काउंट हो जाएगा, उसी हिसाब से तुम्हें वाटर टैक्स पे करना पड़ेगा। तब क्या है, लोगों को थोड़ा ध्यान से यूज करेगा, ज्यादा वेस्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए उसमें क्या है, वाटर तो सेव होगा, वाटर डिमांड कम होगा।
अगर कोई मीटरिंग सिस्टम नहीं है, ऐसे है जितना चाहो वाटर यूज करो, उसके लिए एक फिक्स्ड, जितना वाटर यूज करो उसके लिए एक वाटर टैक्स फिक्स्ड है। अगर मान लो 10 लीटर यूज करो उसके लिए 10 रुपया, 25 लीटर यूज करो उसके लिए भी 10 रुपया। तो लोग क्या कहते हैं, आप तो एक कांस्टेंट पे दे ही रहा है, जितना चाहो वाटर यूज करो, तो ज्यादा वेस्ट होगा। इसलिए ज्यादा अगर मीटरिंग सिस्टम क्या हम इंक्लूड करेंगे तो वाटर डिमांड थोड़ा कम होगा। उसके बाद स्फीयर फैसिलिटी, किसी भी सिटी में अगर स्फीयर फैसिलिटी है तो स्फीयर को फ्लशिंग करने के लिए ज्यादा वाटर चाहिए, तो वाटर डिमांड बढ़ेगा। अगर कोई भी सिटी में वो स्फीयर फैसिलिटी नहीं है तो उसके लिए वाटर डिमांड कम होगा। ठीक है, और एक लास्ट है लिविंग स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हाई लाइफ स्टाइल जी रहे तो उसमें वाटर कंज्यूम ज्यादा होगा, लो लाइफ स्टाइल में वाटर कंज्यूम कम होगा। ठीक है, तो ये सारा फैक्टर है जो वाटर डिमांड के वाटर डिमांड के ऊपर वाटर डिमांड को इफेक्ट करता है। ये सारा फैक्टर है, वाटर डिमांड इसके ऊपर डिपेंड करेगा मेनली। और भी बहुत सारी फैक्टर है ये, लेकिन ये मेन फैक्टर है, जनरल फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है, हर जगह पे ये कॉमन। क्लियर सबका? किसी का कोई क्वेश्चन और डाउट बताओ। किसी का डाउट नहीं है? नो सर, कोई डाउट नहीं। अब देखते हैं वेरिएशन ऑफ इन वाटर डिमांड। सर आज के लिए इतना रहने दो सर 11 बजे क्लास है। हाँ सर, दोबारा क्लास है सर। सर एक चीज पूछनी थी सर, एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछो। सिंपली जो आइस होता है जैसे माउंटेन्स पे, वो तो ऐसे सिंपली आइस होता है, उसको हम अगर वाटर के रूप में फॉर्म करते तो फिर उससे क्या डिफेक्ट हो? लेकिन वो तुम्हारा रिमोट एरिया में है ना, वो ट्रांसपोर्ट करके अपने घर पे कैसे लाओगे? नहीं सर, जहाँ पे है वहीं का, जहाँ पे है वो आइस, वहीं पे जो हम उसको रिफॉर्म कर ले और उसका यूज करें तो क्या डिफेक्ट हो सकता है? नहीं कोई नहीं, वो तो अगर वो यूज करोगे तो अच्छा है, लेकिन उसमें क्या है ना, आइस में जनरली फ्रेश वाटर होता है, उसमें मिनरल जनरली नहीं ज्यादा नहीं होता, तो तुम प्योर वाटर नहीं पी सकते। अगर तुम्हारा ड्रिंकिंग वाटर में ना, ड्रिंकिंग वाटर में मिनरल होना भी जरूरी है, जो मिनरल है बहुत, इसलिए देखो मिनरल वाटर पीते हो, कोई प्योर वाटर नहीं पीते। ठीक है, तो आइस को रिफॉर्म करके तुम अगर वाटर बनाओगे तो उसमें जनरली मिनरल नहीं रहता। ठीक है, तो मिनरल नहीं रहोगे तो ड्रिंकिंग के लिए यूज नहीं हो पाएगा, लेकिन अदर्स काम के लिए तुम यूज कर पाओगे। क्लियर? यस सर। और 2 स्लाइड है, इसको खत्म कर देते हैं, उसके बाद आज का क्लास ये कर लेते हैं। ठीक है, आज 2-3 स्लाइड है, इस स्लाइड में खत्म कर देते हैं। ठीक है, मिनट तो बचे हैं। 2 स्लाइड है बस। सर नेक्स्ट में कर लेना अभी। सर नेक्स्ट क्लास में होगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट स्लाइड, ये 2 स्लाइड है बस, ये खत्म कर देता हूँ और कुछ नहीं, ये 2 स्लाइड। लेकिन ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो फैक्टर है ये हर एग्जाम में आता है। वेरिएशन इन वाटर डिमांड, मैंने ऑलरेडी बता दिया वेरिएशन वाटर डिमांड क्या है। जैसे एनुअल एवरेज डिमांड, टोटल ईयरली डिमांड डिवाइड बाय 365 इनटू नंबर ऑफ पॉपुलेशन, इसे कहते हैं पर कैपिटा डिमांड। इसे क्यू से डिनोट करता है हम। और उसके बाद है एनुअल एवरेज मैक्सिमम डेली डिमांड। मैक्सिमम ये तो एनुअल एवरेज डिमांड, ऐसा नहीं है कि दिन में है, हर टाइम में एक ही डिमांड है, सुबह ज्यादा रहेगा, शाम को कम रहेगा, दोपहर में ज्यादा रहेगा, ऐसे करके है। तो मैक्सिमम डे डिमांड है वो जनरली 1.8 टाइम ऑफ एवरेज डिमांड, एवरेज डेली डिमांड, जो कि एवरेज डिमांड है उसका 1.8 टाइम्स है। ये जनरली हम फैक्टर है, ये स्टैटिस्टिकल फैक्टर है, जो भी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम में काम करता है वो लोग ये सजेस्ट किया है कि मैक्सिमम डिमांड ये जनरली होता है और ये यूज करो, ये फैक्टर यूज करो। उसके बाद मैक्सिमम आवरली डिमांड, ये तो डेली का फैक्टर होगा। इवन कि वाटर डिमांड एक ही आवर में हर मिनट टू मिनट वेरी करेगा। एक आवर में फर्स्ट 10 मिनट में वाटर ज्यादा यूज होता है, सेकंड 10 मिनट में वाटर कम यूज होता है, ऐसे कि वाटर डिमांड वेरी होता है। तो हम मैक्सिमम जो डिमांड है आवरली डिमांड, मैक्सिमम आवरली डिमांड जनरली 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज आवरली डिमांड। ठीक है, तो मैक्सिमम डेली डिमांड कौन सी दिन में है? हर दिन जनरली ज्यादा यूज नहीं होता, एक महीने में
एक दिन ज्यादा यूज होता है, एक दिन कम यूज होता है, एक दिन ज्यादा यूज होता है। तो मैक्सिमम डेली डिमांड जनरली 1.8 टाइम्स होता है। और एक दिन में जितने भी 24 घंटा में हर घंटा में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर यूज नहीं होता। सुबह 6 बजे एक डिमांड होता है, 7 बजे और दूसरा डिमांड, 12 बजे दूसरा डिमांड, शाम को 6 बजे दूसरा तीसरा डिमांड। ठीक है, वाटर डिमांड आवर टू आवर वेरी करे, इसलिए मैक्सिमम जो होता है 1.5 टाइम एवरेज आवर डिमांड। ठीक है, ये हम जनरली कंसीडर करते हैं। उसके बाद पीक डिमांड क्या है? ये तो होगा मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम आवर डिमांड। अब पीक डिमांड क्या है? पीक डिमांड इज द मैक्सिमम आवर डिमांड इन मैक्सिमम डे। मान लो एक साल में कितने दिन होता है? 365 देशों में कौन सा दिन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जरूरी होता है, उसे कहते हैं मैक्सिमम डेली डिमांड। और उस दिन में मैक्सिमम कितना वाटर डिमांड हो रहा है, उसे कहते हैं मैक्सिमम वाटर डिमांड। और उस डिमांड को कहते हैं पीक डिमांड। जिस दिन में मैक्सिमम वाटर का मैक्सिमम जरूरत होता है और जिस आवर में वाटर मैक्सिमम, उस मैक्सिमम दिन में जो वाटर मैक्सिमम आवर डिमांड जो होता है उसे कहते हैं मैक्सिमम पीक डिमांड। ठीक है, उसमें हम जनरल लैंग्वेज में लेंगे मैक्सिमम आवर डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे। ठीक है, जिस दिन मैक्सिमम वाटर डिमांड होता है उसी दिन मैक्सिमम आवर डिमांड जो होता है उसे कहते हैं पीक डिमांड। ठीक है, that is equal to 1.5 time into average hourly demand of maximum day, that is equal to 1.5 time into maximum daily demand by 24, and equal to 1.5 time into 1.8 into average daily demand, that is equal to 2.7 into average hourly demand. That is peak demand equal to 2.7 time of average hourly demand. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये प्रूव करने के लिए आता है। ठीक है, तो पीक डिमांड इक्वल टू 2.7 टाइम ऑफ एवरेज आवर डिमांड। क्लियर हुआ सर? ये पीक डिमांड कितनी हो गई सर? 2.7 into एवरेज आवर डिमांड। एवरेज आवर्ली डिमांड है सर, ये आवरली डिमांड है ना सर? आवरली डिमांड, एवरेज आवर्ली डिमांड। और सर अगर हम सर मैक्सिमम मंथली डिमांड की बात करें तो क्या वेरिएशन आएगी सर? मैक्सिमम मंथली डिमांड जनरली हम मान लो एक साल में कितना मंथ होता है? 12 मंथ होता है। तो 12 मंथ में कौन सी मंथ में मैक्सिमम होता है उसे मैक्सिमम मंथली डिमांड जनरली हम कंसीडर करते हैं। तो जनरली हम कैलकुलेट नहीं करते, इसका जरूरत नहीं होती। जरूरत जनरली होता है मैक्सिमम। माइनर फर्क आएगा फिर तो सर? माइनर फर्क आएगा, 1.4 हो जाएगा सर, और एनुअल एवरेज डिमांड, एवरेज डेली डिमांड हो जाएगा सर। 1.4 इंटू एनुअल एवरेज डेली डिमांड हो जाएगा सर। 1.4 कहाँ से आया? तो यही हो जाएगा ना सर अगर मंथली की बात करें तो सर? नहीं, मंथली इसी हिसाब से मंथली में नहीं आए, मंथली में अलग कैलकुलेशन। ठीक है, ये तो हम मैक्सिमम ये एक साल में जितना भी दिन होगा और कौन सी दिन में ज्यादा वाटर डिमांड होता है उसी डिमांड को हम कंसीडर करेंगे। वो जनरली हम लेते हैं 1.8 टाइम ऑफ एवरेज डेली डिमांड। ठीक है, और उसी दिन में मैक्सिमम आवर्ली डिमांड कितना है वो जनरली लेते हैं 1.5 टाइम ऑफ उसी दिन का एवरेज डेली डिमांड। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 2.7 टाइम ऑफ एवरेज आवर्ली डिमांड हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो मंथली डिमांड में अलग कैलकुलेशन आ जाएगा, उसमें ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। ओके, क्लियर? सबको क्लियर पीक डिमांड क्या है? यस सर। आप लास्ट है कोइंसिडेंट डिप, मैंने पहले बताया कोइंसिडेंट डिप क्या है? हायर डिमांड प्लस मैक्सिमम डेली डिमांड दोनों को जोड़ के जो होता है उसे कहते हैं कोइंसिडेंट डिप। मान लो एक दिन जो साल में एक मैक्सिमम दिन है, जिस दिन मैक्सिमम वाटर डिमांड है और उसी दिन फायर ब्रेकआउट हो गया, उसी दिन फायर का भी जरूरत होता है, तो दोनों साल के क्या होता है क्वांटिटी ऑफ वाटर ज्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं कोइंसिडेंट डिप। ठीक है, ऐसा तो जनरली एक्सपेक्टेशन जनरल नहीं होता, वो एक्सेप्शनल केस होता है। जिस दिन मैक्सिमम वाटर डिमांड है लोगों के उसी दिन फायर डिमांड भी आ जाएगा। ठीक है, फायर तो हर दिन नहीं ब्रेकआउट होता है ना। ठीक है, अगर किसी कारणवश मैक्सिमम जिस दिन वाटर डिमांड है और उसी दिन फायर डिमांड की जरूरत होता है तो दोनों को जोड़ के जो होता है उसे कोइंसिडेंट डिप कहता है। ठीक है, वो वन टाइम आपको एक टाइप का होगा। ठीक है, डिजास्टर टाइप का होगा। तो ये है हमारा टोटल डिमांड, वाटर डिमांड क्या है, वेरिएशन क्या है, तो इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ लेना। नेक्स्ट डे में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आज के क्लास के ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोल सकते हो। ठीक है, एक बार ध्यान से पढ़ लेना, सब कुछ पढ़ लेना, सब कुछ क्लियर है। मैं पीपीटी भेज दूंगा।
ठीक है सर।